ठीक है साथियों, ईश्वर ने मुझे पांव दिए हैं। क्यों? ताकि चलकर मैं फल पेड़ के पास जा सकता हूं और फल खा सकता हूं। ईश्वर ने मुझे हाथ दिए हैं ताकि मैं पेड़ की तरफ जा सकता हूं, हाथों से फल तोड़ सकता हूं, खा सकता हूं। ईश्वर ने मुझे जुबान दी है, वाचा दी है, इसलिए कि अगर भूख लगी है तो किसी माता से मांग सकता हूं कि माता मुझे भूख लगी है, मुझे दे। लेकिन ये पेड़ अनगिनत फलों से लदा हुआ एक ही जगह खड़ा है, भूस्थिर है, अचल है, चल नहीं सकता, घूम नहीं सकता, किसी को मांग नहीं सकता, लेकिन खाली पेट नहीं है, सब कुछ मिल गया। दोबारा करना चाहूंगा कि ये पेड़ एक ही जगह खड़ा है, भूस्थिर है, अचल है, घूम नहीं सकता, कहीं से चुरा कर ला नहीं सकता, किसी को मांग नहीं सकता, लेकिन खाली पेट नहीं है, पूरा पेट भरा हुआ है। इसका मतलब है कहां से लिया? अगर एक कृषि वैज्ञानिक कहते हैं कि भूमि में कुछ भी नहीं होता, ऊपर से डालिए, यहां तो डाला नहीं, क्यों मिल गए? इनके पास जवाब नहीं है। एक महान कृषि वैज्ञानिक हो गया जिसका नाम है लाइबिक। लाइबिक बोलता है कि भूमि माने पत्थर, काड़ी कुटा और मिट्टी का मिश्रण। पौधों की वृद्धि के लिए जो चाहिए भूमि में कुछ भी नहीं, ऊपर से डालिए, लाइबिक का सिद्धांत। और दूसरा सिद्धांत बताता है कि भूमि में अगर किसी खाद्य तत्व की कमी है, वो खाद्य तत्व अगर बाहर से हम डालते हैं उसके गुना में उत्पादन मिलेगा। यानी एक बैग यूरिया डालेगा तो 10 बैग अगर उपज मिलती है तो 10 बैग डाले तो कितना मिलना चाहिए? 100 मिलना चाहिए। आपका अनुभव क्या है? उल्टा है, उल्टा। एक बैग रासायनिक खाद की बैग बढ़ रही है, उपज की घट रही है। इसका मतलब है लाइबिक सच नहीं बोलता। क्या बोलता है? झूठ बोलता है। क्यों झूठ बोलता है? क्योंकि उसका नाम ही है लाय बिग। लाय माने झूठ बोलने वाला, बिग माने बड़ा झूठ बोलने वाला। लाय उसके मां को मालूम था कि ये आगे जाकर किसानों को मौत के द्वार पर खड़ा करने वाला है, झूठ बोलने वाला है, पहले नाम रख दिया लाइबिक। जिस झूठे सिद्धांत पर कृषि विज्ञान खड़ा है, सच हो सकता है? अरे 100% झूठ है, 100% झूठ है। क्या कहता है लाइबिक? भूमि में कुछ भी नहीं, ऊपर से डालिए। साथियों, अगर भूमि में कुछ भी नहीं तो जंगल के पौधों को क्यों मिल गया? वो तो जा नहीं सकता, किसी को मांग नहीं सकता, कैसे चुरा कर नहीं ला सकता, खाली पेट नहीं है, सब मिल गया। क्यों मिल गया? अब तक कृषि वैज्ञानिकों ने मूर्ख बनाया, किसानों को मूर्ख बनाया, झूठ बताया। अगर भूमि में नहीं होता तो पौधों में कमी आती। इनके मुताबिक अगर भूमि में नाइट्रोजन नहीं होगा तो नाइट्रोजन की कमी आती, फॉस्फेट नहीं होता तो फॉस्फेट की कमी आती, पोटैश नहीं होता तो पोटैश की कमी होती, माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं होती तो उसकी कमी होती। लेकिन जंगल के पेड़ पौधों में कोई कमी, जंगल का किसी भी पेड़ पौधे का कोई भी तो पत्ता तोड़े, दुनिया के किसी भी प्रयोगशाला में परीक्षण करे, आपको कोई कमी नहीं मिलेगी, सब कुछ मिल गया।
इसका मतलब है भूमि में है, कमी नहीं है। इसका मतलब है भूमि में है, भूमि अन्नपूर्णा है, भूमि महासागर है। ये झूठ बोल रहे हैं कुछ वैज्ञानिक कि भूमि में कुछ भी नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। भूमि अन्नपूर्णा है, भूमि खाद्य तत्वों का महासागर है। साथियों, लेकिन एक बात है, आप मिट्टी का परीक्षण करते हो, मिट्टी का कौन कौन करते हैं? मिट्टी का परीक्षण कौन कौन करते हैं? मिट्टी का परीक्षण, सॉइल टेस्टिंग कौन करते हैं? है। मिट्टी का परीक्षण भी एक षड्यंत्र है, ख्याल में रहे। साथियों, मिट्टी का परीक्षण करते उसमें, उसके बाद आपको एक रिपोर्ट आती है, उस पर लिखा होता है कि आपकी भूमि में फॉस्फेट नहीं ऊपर से डाली है, पोटैश नहीं ऊपर से डाली है। ये क्या बात है? मैं एक और बोल रहा हूं कि भूमि अन्नपूर्णा है, कृषि वैज्ञानिक बोलते हैं कि उसमें नहीं है। ये क्या बात है? कौन झूठ बोल रहा है? झूठ मैं भी नहीं बोल रहा हूं, झूठ वो भी नहीं बोल रहे, लेकिन गुमराह जरूर कर रहे हैं। कैसे? बात बताऊंगा। मेरे मन में भी सवाल आया था, क्योंकि वही पढ़ा था यूनिवर्सिटी में, किसकी जांच करनी चाहिए, तो झूठ बोल रहे हैं। मैं देख रहा हूं, इसके विपरीत वो बोल रहे हैं, उल्टा सिखा रहे हैं यूनिवर्सिटी में, अज्ञान सिखा रहे, गलत सिखा रहे। तो हमारे गांव में जब कुआं खोदते थे नया, तो हर कोई तो भी किसान गांव में कुआं खोदता ही है। तो मैंने क्या किया, ऊपर की सतह से लेकर 15 फीट तक हर 6 इंच की मिट्टी की जांच की प्रयोगशाला में। ये ऊपरी सतह से लेकर हर 6 इंच की मिट्टी 15 फीट तक प्रयोगशाला में मिट्टी के नमूने की जांच की। आज मुझे मालूम पड़ा कि भूमि के सतह से जैसे जैसे आप गहराई में जाओगे, वैसे वैसे खाद्य तत्व की मात्रा बढ़ती जाती है, और गहराई की भूमि अन्नपूर्णा है, महासागर है। इसका मतलब है अगर यहाँ नहीं है, यहाँ 1 किलो है, यहाँ 10 किलो है, या 50 किलो है, या 100 किलो है, या 200 किलो है, या 500 किलो है, जितना गहराई में जाओगे गहराई की भूमि महासागर है। लेकिन ये मेरा सिद्धांत होगा, मेरे निष्कर्ष होंगे, कुछ वैज्ञानिक नहीं मानेंगे। फिर मैंने ढूंढना चालू कर दिया कि किस कृषि वैज्ञानिक ने इस पर काम किया। तो मालूम पड़ा 2 कृषि वैज्ञानिक जिन्होंने इन पर काम किया था, वह डॉक्टर क्लार्क और डॉक्टर वाशिंगटन। ये दोनों बहुत विख्यात सॉइल साइंटिस्ट थे, यानी मृदा वैज्ञानिक थे, मिट्टी के वैज्ञानिक थे। बर्मा शेल नाम की एक कंपनी थी जो खनिज तेल का शोधन करती थी, बेचती थी। 1924 में बर्मा शेल कंपनी ने इन दोनों अधिकारियों को, टीम को हिंदुस्तान भेज दिया कि कहाँ कि भाई हिंदुस्तान में जाइए, भूमि के सतह से लेकर 1000 फीट तक नीचे गहराई तक 6-6 इंच की मिट्टी के नमूने ले, प्रयोगशाला में परीक्षण करें, देखिए कहाँ डीजल पेट्रोल मिलता है क्या। वो आए टीम लेकर, डेक्कन ट्रैप यानी दक्कन का जो पठार है पूरा, महाराष्ट्र से लेकर केरला तक, ईस्ट घाट और गैंगेस प्लेन यानी आपका उत्तरी मैदान प्रदेश, उत्तर भारत का, वहाँ उन्होंने भूमि के सतह से लेकर 1000 फीट तक 6-6 इंच के मिट्टी के नमूने ले, 2000 नमूने, अब प्रयोगशाला में परीक्षण किया। क्या कहते हैं निष्कर्ष? उसके निष्कर्ष मैंने किताबों में दिए हैं, इंग्लिश में दिए, हिंदी में दे दिए। क्या कहती है रिपोर्ट? वो रिपोर्ट कहती है कि भूमि के सतह से जैसे जैसे आप गहराई में जाओगे, पौधों के वृद्धि के लिए जो जो आवश्यकता है, आवश्यक खाद्य तत्व है, उनकी मात्रा बढ़ती जाती है। गहरी मिट्टी महासागर है, गहरी भूमि महासागर, नीचे की भूमि महासागर। अब सॉइल टेस्टिंग के लिए क्या करते हैं, ऊपर 6 इंच की मिट्टी लेते हैं। कहाँ की लेते हैं? 6 इंच, और प्रयोगशाला में परीक्षण करते हैं।
बाद में रिपोर्ट आपके हाथ में आती है। पहला वाक्य होता है आपके भूमि का पीएच वैल्यू आम्ल विम्ल निर्देशांक 7.6 है। अब मुझे बताइए कि मेरे भूमि का पीएच वैल्यू आम्ल विम्ल निर्देशांक 7.6 है। इस वाक्य से मुझे मेरे खेती के बारे में क्या जानकारी मिली? कुछ नहीं समझ में आया। एक बात समझ में आया कि मेरी भूमि को 7.6 पीएच नाम की कोई तो एक कैंसर जैसी बीमारी लगी है। हमारी भाषा में तो बोलिए, ये कहाँ की भाषा लाई है? और दूसरा वाक्य होता है आपके भूमि में फॉस्फेट नहीं है, ऊपर से डालिए। आपके भूमि में मॉलिब्डेनम नहीं है, बोरॉन नहीं है, जिंक नहीं है, आपका कॉपर नहीं है, ऊपर से डालिए, ऊपर से डालिए। हिंदुस्तान का पैसा विदेश। ये क्या बात है साथियों? उन्होंने चेंज का नमूना लिया। हो सकता है उठाए उसमें नहीं है, लेकिन नीचे महासागर है। महासागर की मिट्टी नहीं ली, नीचे की मिट्टी नहीं ली, ऊपर की ली। और बता रहे हैं कि सारे भूमि में नहीं है। क्या बताना चाहिए? 6 इंच में नहीं है, नीचे हमें मालूम नहीं है, लेकिन क्या बोलते हैं? सारे भूमि में नहीं है। इसका मतलब है ये सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट मूर्ख बनाती है, गुमराह करते है किसानों को। ख्याल में रहे, गुमराह करते है। एक षड्यंत्र है। सॉइल टेस्टिंग इज अनदर कॉन्स्पिरेसी। जैसे दिल्ली की एक टीम आई उत्तराखंड में, वो जांच करना चाहते थे कि गेहूं है अथवा नहीं। एक घर में घुस गए, देखा गेहूं नहीं है। यहां से दूसरे शहर में गए, एक घर में घुस गए, देखा गेहूं नहीं है। रिपोर्ट भेज दी, सारी उत्तराखंड में गेहूं नहीं है। उसी तरह 6 इंच की मिट्टी ली और देखा इसमें नहीं है, रिपोर्ट भेज दी, पूरी भूमि में नहीं है। लेकिन वास्तव में वो झूठ रिपोर्ट है, क्योंकि नीचे का क्या है? महासागर। एक बात आपको समझ में आ गई कि भूमि अन्नपूर्णा है। भूमि के सतह से जैसे जैसे गहराई में जाओगे मात्रा बढ़ती जाती है। गहरे की भूमि महासागर है। अगर ये नीचे का महासागर है, जैसे अभी हमने देखा, अगर ये नीचे का महासागर जड़ों तक हम लाते हैं, ये नीचे का महासागर उठाकर जड़ों तक लाते हैं, तो सारे खाद्य तत्व जड़ों को मिल जाएंगे। ऊपर से डालना, जंगल में वही होता है, प्रकृति में वही होता है। ख्याल में, अगर प्रकृति में ये नीचे का महासागर ऊपर आता है तभी पौधों को एनपीके मिलता है, नाइट्रोजन फॉस्फेट मोड मिलता है, और ऊपर नहीं होता, नीचे होता है। इसका मतलब है अगर जंगल के पौधों को सब कुछ मिलता है, इसका मतलब है जंगल की भूमि में ऐसी कुछ व्यवस्था है प्रकृति की, ईश्वर की, जो नीचे का महासागर उठाती है, ऊपर लाकर उपलब्ध कराती है। समझ में आ गया? वो कौन सी व्यवस्था है? वो ईश्वर की व्यवस्था है, प्रभु की व्यवस्था है, अपने प्रकृति की व्यवस्था है। मैंने इसका भी अभ्यास किया कि कौन कौन सी व्यवस्थाएं हो सकती है। इसका गाढ़ा अभ्यास किया, उसके परीक्षण लिए, और मंदिर में मालूम पड़ा कि 4 व्यवस्थाएं हैं। ये नीचे का महासागर ऊपर लाने की 4 व्यवस्थाएं हैं। लिखिए, राइट डाउन। प्रकृति में मानव के उपस्थिति के बिना पेड़ पौधों के वृद्धि के लिए आवश्यक खाद्य तत्वों की आपूर्ति, आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति अगर अपने आप होती है, अपने आप होती है, इसका मतलब है ईश्वर की एक खुद की स्वयं विकासी, स्वयं पोषी, ईश्वर की खुद की स्वयं विकासी, स्वयं पोषी, स्वयं पूरी स्वावलंबी व्यवस्था है। स्वयं विकासी, स्वयं पोषी, पूरी स्वावलंबी व्यवस्था है। मूलभूत विज्ञान के अनुसार, कृषि विज्ञान नहीं, कृषि विज्ञान अज्ञान है, मूलभूत विज्ञान, मूलभूत विज्ञान के अनुसार, बेसिक साइंस के अनुसार
भूमि के सतह से हम जैसे जैसे भूमि के गहराई में जाते रहेंगे वैसे वैसे खाद्य तत्वों की, पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती जाती है। इसका मतलब है गहराई की भूमि पोषक तत्वों का महासागर है। भूमि अन्नपूर्णा है। जंगल के पेड़ पौधों के पत्तों का परीक्षण करने के उपरांत मालूम पड़ता है कि पौधों को सारे पोषक तत्व मिल गए हैं। वास्तव में हमने नहीं दिए। इसका मतलब है गहराई की मिट्टी से पोषक तत्वों को उठाकर जड़ों तक पहुंचाने वाली ईश्वर की एक व्यवस्था जरूर है। इसका अभ्यास करने के पश्चात मालूम पड़ा भूमि के गहराई का ये महासागर, पोषक तत्वों का महासागर ऊपर उठाकर जड़ों तक पहुंचा देने वाली 4 प्राकृतिक व्यवस्थाएं हैं। नंबर 1, खाद्य चक्र, न्यूट्रिएंट साइकिल। नंबर 2, केशाकर्षण शक्ति, कैपिलरी फोर्स। मैं बताऊंगा बाद में। 3, चक्रवात, साइक्लोन्स। क्या बोलते हैं आप? तूफान बोलते, चक्रवाती बोलते, चक्रवात। और 4 है देशी केंचुओं की गतिविधियां, 2 लोकल अर्थम एक्टिविटीज। देशी केंचुओं की गतिविधियां 4 लिखे। नंबर 1, खाद्य चक्र। जड़ें भूमि से जितने भी खाद्य पोषक तत्व उठाती हैं वो पौधों के शरीर में संग्रहित होता है। पेड़ पौधों की आयु समाप्ति के पश्चात बारिश काल में उनके शरीर का विघटन होता है। बारिश काल, हाँ, विघटन माने डिकम्पोज। हिंदी में डिकम्पोज कहते हैं, इंग्लिश में विघटन कहते हैं, है ना। यहाँ की हिंदी बहुत अच्छी है। और शरीर में बंदिस्त पोषक तत्व किसको मिलते हैं? जड़ों को मिल जाते हैं। बंदिस्त संग्रहित पोषक तत्व विघटन के बाद किसको मिलते हैं? जड़ों को मिल जाते हैं। मैं आपको उदाहरण दूंगा। अभी सपोज ये हमारी फसल है, मान लीजिएगा, और भूमि से 100 किलो खाद्य पोषक तत्व उठाए। कितने उठाए? 100 किलो मान लीजिएगा। अब ये 100 किलो खाद्य तत्व उसके शरीर में संग्रहित हो गए। कटाई के बाद अगर वो सारे उसके अवशेष भूमि के सतह पर आच्छादन को बिछाते हैं और विघटन होता है, तो भूमि से लिए हुए सारे पोषक तत्व किसको मिलते हैं? भूमि को लौटा दिए जाते हैं। अगर 100 किलो उठाए, शरीर में बंदिस्त हुए, सारा शरीर भूमि को समर्पित कर दिया, शरीर विघटित हुआ और 100 किलो उठाया, वो कहाँ मिल गया? भूमि को लौटा दिया गया। ऊपर से डालना पड़ेगा? नहीं डालना पड़ेगा। फसल के साथ क्या? बता तो। इसका मतलब है अगर फसल के अवशेष, बचे हुए अवशेष हम भूमि के सतह पर 2 कतारों के बीच में आच्छादन के रूप में बिछाते हैं,
तो उन फसल ने जितने भी खाद्य तत्व लिए हैं वो पुनः दोबारा हम किसको प्रदान कर सकते हैं? भूमि को लौटा सकते हैं, ऊपर से डालने की नौबत नहीं। और यही आक्रमण हुआ। कृषि विज्ञान को मालूम था कि अगर ये अवशेष भूमि के सतह पर बिछाएंगे, विघटित हो गए, जितना उठाया उनको जड़ों को मिल जाएगा, तो एनपीके खरीदने के लिए शहर में नहीं आएगा, तो हिंदुस्तान का पैसा विदेश। इसलिए उन्होंने क्या कहा, उसको क्या करो, जला दो। कौन कौन महात्मा है गन्ना कटाई के बाद गन्ने के पत्ते जलाते हैं? कौन कौन महात्मा बैठे हैं? सभी जला, मुझे मालूम है सभी जलाते हैं। साथियों, इसका मतलब है किसी भी पेड़ पौधों के पत्ते अवशेष जलाना महापाप है, क्योंकि हम हमारी भूमि की जो सजीवता है उसको खत्म करते हैं, हमारी भूमि में ह्यूमस की निर्मित को रोकते हैं और पौधों को कुछ भूमि को बंजर बनाते हैं। एक बात ख्याल में रखें, फसलों के अवशेष हम भूमि में लौटाते हैं तो पूरा खाद्य तत्व भूमि को मिल जाता है, ऊपर से डालने की बात नहीं आती। लेकिन एक समस्या है, धान का पुआल है, गेहूं का भूसा है, ये सरसों का भूसा है, बैलों को डालना है, गाय को खिलाना है, भैंस को खिलाना है ना? लेकिन तो भी जाएगा खेत में ही जाएगा, ख्याल में। क्योंकि जब आप सूखा हुआ चारा खिलाइए गाय बैल भैंस को, 48 घंटे के बाद जितना खिलाया उतना ही बाहर निकलता है, गोबर गोमूत्र के बाद। क्या मिलता है? अगर आप 100 किलो खिलाओगे, 48 घंटे के बाद कितना बाहर निकलेगा? 100 किलो ही बाहर निकलेगा गोबर गोमूत्र में। और गोबर गोमूत्र आप कहाँ डालते हैं? खेत में जाकर, यानी खेत में से लिया कहाँ गया? खेत में चला गया। जाना ही है, जो जहां से आया वहां लौटना ही पड़े। आप कहां से सुबह निकले थे? घर से निकले थे, वापस कहाँ जाना पड़ेगा? नहीं तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, है ना? इसका मतलब है कि हमें जो भी काष्ठ पदार्थ उपलब्ध होगा उसको जलाना है क्या? नहीं है। वर्मी कंपोस्ट बनाना है क्या? नहीं है। कंपोस्ट बनाना है क्या? नहीं है। तो गन्ने के दो कतारों के बीच में, या हमारे जो भी सब्जियां है, हमारे जो पेड़ पौधे हैं, इनके दो कतारों के बीच में हमें क्या करना है? उसको आच्छादन के रूप में, बस इतना कर। और जितना भी गोबर मिलेगा देशी गाय का हमारे घर के, वो कहाँ डालना है? खेत में घन जीवामृत के रूप में डालना है। बस ये दो बातें करते हैं। साथियों, लेकिन एक समस्या है। इस समस्या ये है कि इतना आच्छादन कहां से लाए? इसका मतलब है हमें हमारे खेत में ही तैयार करना पड़ेगा। चोरी करना महापाप है। क्या पुण्य की बात है? पुण्य की बात है? बहुत अच्छा। महापाप है। किसी पेड़ पौधे के नीचे गिरे हुए पत्ते उठाओगे, अपने आम के नीचे डालोगे, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। लेकिन वो क्या होगी? चोरी होगी। क्योंकि हमारे पेड़ पौधों को साल भर जितना पोषक तत्व चाहिए वो सारे उस पत्तों में होते हैं। कितना होते हैं? उस पत्तों में। इसका मतलब है कि बारिश के पहले हम हमारे घर में चावल और दाल और गेहूं भर कर रखते हैं, वे साल खाते हैं। उसी तरह ये सारे पत्ते उसका भंडार है। अगर भंडार को लूटते हैं तो पौधे खाली पेट रहेंगे या भरे पेट रहेंगे? खाली पेट। इसका खाली पेट रखना ये पाप है या पुण्य है? पाप है। तो कहीं से बाहर से नहीं लाना है। जो भी काष्ठ चाहिए हमारे खेत में अंतर सब फसलों के माध्यम से हमें निर्माण करना। समझ में आ गया? आ गया ना? तो साथियों, एक बात हमारे समझ में आ गई
कि बैलों को गाय को खिलाने के उपरांत जो बचा रहेगा, खेत में फसलों के अवशेष जो बचे रहेंगे उसको जलाना नहीं है, कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट डालना नहीं है, करना नहीं है, केवल भूमि के ऊपर बिछावन के रूप में बिछाना है, मल्चिंग के रूप में बिछाना है। बस यहाँ तक समझ में आ गया। बहुत बड़ी बात समझ में आ गई। यहाँ तक समझ में आ गया? आ गया, बहुत बढ़िया। साथियों, मैंने अभी आपको कहा था कि हम खेती के बारे में, खेत के बारे में चर्चा करते हैं। ये खेत 5 लाख रुपए एकड़ है, क्योंकि ये कम उर्वरा शक्ति का है, इसकी फर्टिलिटी कम है। ये खेत 20 लाख रुपए एकड़ का है, क्योंकि ये बहुत अच्छा खेत है, उर्वरा है, इसमें उर्वरा शक्ति ज़्यादा है। इसका मतलब है कीमत किस पर निर्धारित होती है? उर्वरा शक्ति पर। जितनी उर्वरा शक्ति ज़्यादा उतनी उपज बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। इसका मतलब है कि उर्वरा शक्ति ही हमें बढ़ाना पड़ेगा। और उर्वरा शक्ति जो बढ़ाने का काम करता है वो कौन सा तत्व है? भूमि का ह्यूमस है। कौन सा है? ह्यूमस। लिखिए, हमारी भूमि की जितनी ज़्यादा उर्वरा शक्ति होगी उतनी ही ज़्यादा हमारी भूमि उपजाऊ होती है। उपजाऊ बोलते हैं ना, फर्टिलिटी को क्या बोलते हैं आप? प्रोडक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपजाऊ। उतनी हमारी भूमि उपजाऊ होती है। उर्वरा शक्ति। इसका मतलब है कि अगर हमें हमारी उपज बढ़ानी है तो उर्वरा शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। लिखिए, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने का काम भूमि के सतह के 4.5 इंच क्षेत्र में एक जैव रासायनिक पदार्थ करता है। एक जैव रासायनिक, बायोकेमिकल, जैव रासायनिक पदार्थ, जैव रासायनिक, बायोकेमिकल, जैव रासायनिक पदार्थ करता है जिसको ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस। ह्यूमस माने भूमि की उर्वरा शक्ति। ह्यूमस इज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। हाँ, जीवन द्रव्य। ह्यूमस को हिंदी में मैंने एक जीवन नाम दिया है, जीवन द्रव्य। हाँ, जीवन द्रव्य। ह्यूमस की निर्मित फसलों के अवशेष विघटित होने के उपरांत होती है। विघटित होने के पश्चात होती है, बाद में होती है। यह विघटन करने वाले अनंत करोड़ सूक्ष्म जीवाणु होते हैं और देशी गाय का गोबर इन जीवाणु का बहुत ही बढ़िया जोरन होता है, जामन होता है। क्या बोलते हैं आप? जामन होता है। समझ में आ गया? हाँ। इसका मतलब है अगर हमें ह्यूमस की निर्मित करना है, जीवन द्रव्य की निर्मित करना है, तो फसलों के अवशेषों को भूमि के सतह पर 2 कतारों के बीच में, पौधों के 2 कतारों के बीच में बिछावन के रूप में डालना पड़ेगा। आच्छादन की, क्या बोलते हैं आप? आच्छादन बोलते हैं, बिछावन? हाँ, बिछावन के रूप में डालना पड़ेगा। नहीं तो जलाना पड़ेगा। नहीं लिखा है? पूछिए इनको, लिखा है कि नहीं? हाँ, क्या करना पड़ेगा? आच्छादन करना पड़ेगा, बिछावन करना पड़ेगा। यहां तक समझ में आ गया? अब देखिए, ये जड़ें क्या करती है? ये जड़ें
पेड़ पौधों की नीचे गहराई तक जाती है ना, और गहराई से नमी उठाती है और पोषक तत्व उठाती है। हमारा सिद्धांत क्या है? गहराई की मिट्टी क्या है? महासागर है, यानी महासागर से वो क्या उठाती है? पोषक तत्व उठाती है। और कहाँ संग्रहित करती है? शरीर में। और शरीर हमने आच्छादन डाल दिया, विघटित हो गया, ह्यूमस बन गया, यानी नीचे का महासागर कहाँ आ गया? अब ह्यूमस में आ गया, अंजरों को उपलब्ध हो गया। बाहर से डालने की आवश्यकता, समझ में आ गया? देखिए, ह्यूमस का शरीर अनेक पोषक तत्वों के द्वारा निर्मित होता है, लेकिन उनमें से 4 प्रमुख होते हैं, 2 प्रमुख होते हैं, लेकिन उनमें से 2 तत्व प्रमुख होते हैं, पोषक तत्व, जैविक कार्बन और जैविक नाइट्रोजन। जैविक कार्बन और जैविक नाइट्रोजन। क्या लिखा? हाँ, लिखिए, जैविक कार्बन माने क्या? आपको पूरा विज्ञान सुनना है। जैविक कार्बन माने क्या? किसी भी पेड़ पौधे के हरे पत्ते दिन में खाना पकाने का काम करते हैं, दिन में खाना पकाने का काम करते हैं। इस खाना पकाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया फोटोसिंथेसिस कहते हैं। संश्लेषण, राइट, संश्लेषण, सिंथेसिस निर्मिति, संगठन, गठन, प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस क्रिया कहते हैं। उसे कर्बग्रहण क्रिया भी कहते हैं, कर्बग्रहण क्रिया भी कहते हैं, कार्बन एसिमिलेशन प्रोसेस भी कहते हैं, कर्बग्रहण क्रिया। इस क्रिया के दरमियान हरे पत्ते हवा में से जो कार्बन लेते हैं उसको क्या कहते हैं? जैविक कार्बन कहते हैं। हवा में जैविक कार्बन की मात्रा हर 10 लाख हिस्सों में, हर 10 लाख हिस्सों में 280 से लेकर 300 ppm हिस्से होती है। 280 से लेकर 300 हिस्से होती है। जैविक कार्बन समझ में गए? इसका मतलब है कोयला जैविक कार्बन नहीं है। लिखिए, कोयला जैविक कार्बन नहीं है, हवा से लिया हुआ कार्बन ही जैविक कार्बन है। कोयला डालोगे तो काम नहीं चलेगा, ह्यूमस नहीं बनेगा। जैविक कार्बन समझ में आ गया? अब लिखिए जैविक नाइट्रोजन। जैविक नाइट्रोजन लिखिए, हवा में 78.6% नाइट्रोजन है, हवा में 78.6% नाइट्रोजन है। क्या बोलते? 78 बोलते का 78 बोलते? 78.6% नाइट्रोजन होता है। इसका मतलब है हवा नाइट्रोजन का महासागर है, हवा नाइट्रोजन का महासागर है। हवा से नाइट्रोजन लेकर जड़ों को उपलब्ध करने का ठेका, ठेका को क्या कहते हैं आप हिंदी में? कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। हाँ, हिंदी में कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जड़ों को हवा से नाइट्रोजन लेकर जड़ों को उपलब्ध करने का ठेका ईश्वर ने कुछ जीवाणु को दिया है, जिनको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं या नत्र स्थिरीकरण जीवाणु कहते हैं, जिनको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया यानी नत्र स्थिरीकरण जीवाणु कहते हैं।
ये जीवाणु हवा से नाइट्रोजन लेते हैं और जड़ों को उपलब्ध कराते हैं। ये जीवाणु हवा से नाइट्रोजन लेते हैं, जड़ों को उपलब्ध कराते हैं। इसको ही जैविक नाइट्रोजन कहते हैं। जैविक माने अवयव ने लिया हुआ। पत्ते अवयव है ना, जड़े अवयव है। ह्यूमस के शरीर में ह्यूमस में 60% जैविक कार्बन होता है, 6% जैविक नाइट्रोजन होता है। कितना होता है? 60 और 6। इसका मतलब है 10 को 1। 60 को 6 माने 10 को 1। इसका मतलब है, लिखिए, इसका मतलब है कार्बन और नाइट्रोजन इसका आपस का अनुपात। इसका मतलब है कार्बन और नाइट्रोजन इन दोनों का आपस का अनुपात, आपस का रेशो 10 को 1 है। इट इज कॉल्ड नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन रेशो, CN रेशो। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कार्बन नाइट्रोजन रेशो, CN रेशो कहते हैं। कार्बन मतलब गुणोत्तर कहते हैं हिंदी में। देखिए, इसका मतलब है 1 किलो नाइट्रोजन ह्यूमस निर्मित के लिए कितना कार्बन पकड़ेगा? 10 किलो। राइट, समझ में आ गया। इसका मतलब है ये 1 किलो नाइट्रोजन ह्यूमस निर्मित के लिए 10 किलो कार्बन को पकड़ेगा। अगर हमने गन्ने के सूखे पत्ते, गन्ने के पत्ते, धान का पुआल, गेहूं का भूसा या सूखा हुआ घास या सूखी हुई घास, इनका आच्छादन करेंगे, इनका बिछावन करेंगे, 2 पौधों के बीच में इनका बिछावन करेंगे, तो इस अवशेष के शरीर में ग्रामीणी परिवार के हैं। ये कौन से परिवार के हैं? ग्रामीणी परिवार के, जिसको तृणधान्य कहते हैं, तृण घास वर्गीय कहते हैं। इनके शरीर में 80% कार्बन है। ये जो गन्ने के पत्ते हैं, सूखे हैं ना, धान का पुआल है या गेहूं का भूसा है, नहीं तो सूखी घास है, इनके शरीर में कितना कार्बन है? 80% कार्बन है। लेकिन नाइट्रोजन 1% है। लेकिन नाइट्रोजन केवल 1% है। कार्बन तो 80% है, लेकिन नाइट्रोजन कितना है? केवल 1%। आच्छादन विघटित होने के बाद, देखिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। आच्छादन विघटित होने के बाद 80 किलो कार्बन मुक्त होगा, लेकिन नाइट्रोजन कितना होगा? केवल 1 किलो। लेकिन नाइट्रोजन केवल 1 किलो मुक्त होगा। 80 किलो कार्बन मुक्त होगा, लेकिन नाइट्रोजन कितना है? केवल 1 किलो है, तो 1 किलो नाइट्रोजन मुक्त होगा। ये 1 किलो नाइट्रोजन 10 किलो कार्बन को पकड़ेगा ह्यूमस निर्मित के लिए। ये 1 किलो नाइट्रोजन 10 किलो कार्बन को ह्यूमस निर्मित के लिए पकड़ेगा। कितना पकड़ेगा? 10 किलो। बचा कितना रहेगा? 70 किलो कार्बन बचा रहेगा। 70 किलो कार्बन बचा रहेगा। इसको पकड़ने के लिए वहां 7 किलो नाइट्रोजन चाहिए। लिखिए, इसको 70 किलो को पकड़ने के लिए नाइट्रोजन कितना चाहिए? 7 किलो चाहिए। वहां नहीं है, नाइट्रोजन वहां नहीं है। कितना चाहिए? 70 किलो को पकड़ने के लिए कितना चाहिए? 7 किलो चाहिए। 10 को 1 है ना, वहां नाइट्रोजन नहीं है। तो परिणाम स्वरूप लिखिए, परिणाम स्वरूप सारा कार्बन हवा में चला जाएगा। सारा कार्बन हवा में चला जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा
और वायुमंडल में बदलाव आएगा, नुकसान होगा। इस 70 किलो कार्बन को ह्यूमस में पकड़ने के लिए कितना नाइट्रोजन चाहिए? 7 किलो नाइट्रोजन चाहिए। वो यूरिया का नहीं चलेगा। जो 7 किलो नाइट्रोजन चाहिए वो यूरिया का नहीं चलेगा। हाँ, जैविक नाइट्रोजन चाहिए। और ये जैविक नाइट्रोजन केवल दलहन की फसलें देती है। कौन सी फसलें देती है? दलहन की फसलें देती है। और यह जैविक नाइट्रोजन केवल दलहन की फसलें देती है। इसका मतलब है हमें गन्ने में या फल पेड़ों में कौन सी फसल लेनी होगी? दलहन की। लिखिए, इसका मतलब है हमारे गन्ने में अथवा मुख्य फसल में फसल के रूप में मुनगा क्या बोलते हैं आप? सहजना ड्रमस्टिक। हाँ, सहजन का पेड़। लिखिए, सहजन ड्रमस्टिक। हाँ हाँ, सहजन का पेड़ यानी पौधा, वो कल भी से आएगा, आप लिख लीजिए केवल। अरहर, सहजन, अरहर, लोबिया, मूंग, उड़द। हॉर्स ग्राम को क्या कहते हैं? हॉर्स ग्राम, कुर्थी, चना, मटर, मसूर, दलहन सभी आते हैं। सारी दलहन की आंतर फसलें लेनी चाहिए, सब फसलें लेनी चाहिए। बस समझ में आ गया? यानी रोटी के साथ दाल, दाल के साथ रोटी, है ना? इसी तरह हमें क्या करना है? आच्छादन के साथ सब फसल दलहन की, दलहन के साथ आच्छादन, इस तरह का कॉम्बिनेशन करना। समझ में आ गया साथियों? कल हमने भी देखा कि अगर भूमि में नहीं होता, जैसे हमारे कृषि वैज्ञानिक दावा करते हैं कि भूमि में कुछ भी नहीं होता, ऊपर से डालना ही पड़ता है, वो दावा झूठा है। कल हमने देखा वैज्ञानिक स्तर पर भूमि महासागर है, अन्नपूर्णा, ये भी देखा। और ये भी देखा कि हमारे भूमि के सतह से जैसे जैसे हम गहराई में जाओगे, खाद्य तत्वों की मात्रा बढ़ती जाती है। ये नीचे की भूमि, अंदर की भूमि, ये गहराई की भूमि महासागर है, अन्नपूर्णा है। और कल हमने ये भी देखा कि नीचे का महासागर ऊपर लाने का काम कितनी पद्धतियां करती है? कितनी? 4 करती है। पहली कौन सी देखी हमने? खाद्य चक्र। वो समझ में आ गया सबको? ठीक। दूसरा है केशाकर्षण शक्ति, कैपिलरी फोर्स। लिखिए, इस ब्रह्मांड का संचालन करने वाली 3 महाशक्तियां होती हैं। इस ब्रह्मांड का संचालन करने वाली 3 महाशक्तियां होती हैं। एक है गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण शक्ति। दूसरी है केशाकर्षण शक्ति, कैपिलरी फोर्स, केशाकर्षण शक्ति, कैपिलरी फोर्स। और तीसरी है नियामक शक्ति, कंट्रोलिंग फोर्स, नियामक शक्ति। There are 3 universal forces which activate and control all the entire universe. पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, कैपिलरी फोर्स एंड कंट्रोलिंग फोर्स। अतः एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति की खोज किसने की? न्यूटन ने की, आपको मालूम है ना? न्यूटन ने जब एक खोज की तब वो वैज्ञानिक नहीं था, वो केवल चरवाहा था। चरवाहा माने क्या बोलते हैं आप?
गाय को रखता है, चराने लेके जाता है, क्या बोलते हैं? हाँ, गौला, गौला, गोवाला या गौला। अनपढ़ता, अनपढ़ता। एक दिन क्या हुआ कि उसने अपनी गाय को छोड़ दिया चरने के लिए और सेब के पेड़ के नीचे सोया, ऊपर देख रहा था फल की तरफ। देखते देखते एक फल टूटकर उसके नीचे गिर गया। अगर आप होते तो सोचते हैं गिर गया, उसमें क्या है, गिरने वाला ही है। लेकिन उसने सोचा अरे यहां क्यों गिरा, इधर क्यों नहीं गया, इस ओर क्यों नहीं गया, ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों आया। 3 रात सोया नहीं, लगातार चिंतन, ऐसा क्यों हुआ, इधर क्यों नहीं गया, ऊपर क्यों नहीं गया, क्या है भूमि के अंदर। और 3 दिन के बाद उसके दिमाग में लाइट लग गया कि जरूर अगर वो भूमि के तरफ गया, इसका मतलब है भूमि में कुछ तो भी है जो उसको क्या कर रहा है, खींच रहा है। बाद में वो कॉलेज में गया, पढ़ा और सिद्धांत रखा। बाद में सारी दुनिया ने उसका सिद्धांत मान लिया और एक मशहूर वैज्ञानिक क्या बोलता है, न्यूटन बोलता है कि एनी मैटर, यानी कोई भी वस्तुमान, मैटर माने वस्तुमान, वस्तुमान उसे कहते हैं जिसको भार है। दैट मैटर व्हिच आर द वेट, दैट इज द मैटर। वस्तुमान उसे कहते हैं जिसको भार है, वेट है। एनी मैटर, कोई भी वस्तुमान जब नीचे गिरता है, न्यूटन बोलता है जब नीचे गिरता है तो गिरता नहीं है। हमारे पृथ्वी के अंदर कोई तो भी एक शक्ति है जो उसको खींच लेती है और वो है गुरुत्वाकर्षण। उसने शब्द का उपयोग किया है एनी मैटर, कोई भी वस्तुमान जिसको भार है वो वस्तुमान है। अब पानी भी वस्तुमान है, पानी भी वस्तुमान है। पानी के 3 रूप होते हैं। एक होता है घन रूप माने बर्फ, द्रव रूप माने पानी और वायु रूप माने बाष्प, भाप। अब सपोज मैंने वो बर्फ का टुकड़ा छोड़ दिया, वो नीचे गिर गया, ठीक है, न्यूटन ठीक कहता है कि वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने खींच लिया। पानी में नीचे गिराता हूं तो पानी नीचे गिरता है, ठीक है, न्यूटन सही कहता है कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने खींच लिया। लेकिन बाष्प नीचे नहीं आता है। बाष्प अगर छोड़ दिया जाए तो ठीक उल्टी दिशा में जाता है। कहां जाता है, ऊपर जाता है। क्यों, बाष्प वस्तुमान है, उसको भार है, वेट है, उसके सिद्धांत के अनुसार नीचे आना चाहिए, नीचे नहीं आता, ऊपर जाता है। इसका मतलब है न्यूटन कहे तो भी गलत कह रहा है। क्यों गलत कह रहा है, क्योंकि उसको भारतीय दर्शन मालूम नहीं। भारतीय दर्शन, इंडियन फिलॉसफी पंचमहाभूत की बात करता है। जो आया, जहां से आया वहां लौटना है, सिद्धांत। ये बाष्प कहां से आया था, कहां से आया था, पानी के रूप में कहां से आया, मेघों ने दिया। मेघ बाष्प का क्या है, जमावट है। तो बच्चा मां के पास जाएगा या कहीं जाएगा, लौटकर कहां जाएगा, वहीं जाएगा। कहां जाएगा, मेघों के तरफ ऊपर जाएगा। ख्याल में रहे। कलम में खाद्य चक्र देखा कि भूमि से लिया हुआ भूमि में जाना ही चाहिए, जहां से आया वहां जाना ही चाहिए। ये भारतीय दर्शन कहता है, इंडियन फिलॉसफी कहता है। साथियों, पाश्चात्य दार्शनिक या पाश्चात्य वैज्ञानिक जो कहते हैं वो जांच के बिना स्वीकार करना गलत है। भारतीय लोगों की एक मानसिकता है कि पाश्चात्य जो है वो सही है और हमारा गलत है। ये गलत सोच है, गलत सोच। आइंस्टाइन इतना बड़ा वैज्ञानिक, आइंस्टाइन का शब्द अंतिम माना जाता है।
वैज्ञानिक क्षेत्र में। आइंस्टाइन इस सदी का महान वैज्ञानिक है, उसका हर शब्द विज्ञान माना जाता है। आइंस्टाइन ने कहा था कि प्रकाश की गति से और तेज गति वाला कोई हो ही नहीं सकता। आइंस्टाइन ने कहा था प्रकाश जिस गति से आता है उस गति से ज्यादा गति वाला कोई कण हो ही नहीं सकता, लेकिन आज सिद्ध हुआ है वो बोसॉन कण प्रकाश की गति से भी ज्यादा गति से दौड़ रहा है। इतना विशाल ब्रह्मांड मानव के 2 हाथों में आ सकता है, कैसे संभव है? साथियों, प्रभु की माया सीमित है, हमारे 2 हाथों में नहीं समा सकती। इसलिए सत्य के तरफ हम जाएंगे अभी तक नहीं पहुंच सकते। ये अनुमान है, अनुमानी सत्य हमें बताया जा रहा है विज्ञान के नाम पर। ये ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसा है, ऐसा हो सकता है। अंतिमतः ये मालूम पड़ता है कि जो कल कहा था आज क्या हो रहा है? असत्य हो रहा है। ठीक है साथियों, ये जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है क्या करती है? बारिश का पानी भूमि में संग्रहित करती है। कैसे? अभी हम बताएंगे। हमारी जो प्राकृतिक भूमि की रचना कैसी होती है, स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर ऑफ द नेचुरल सॉइल, मिट्टी के कणों के समूह होते हैं। मिट्टी कण इतना सूक्ष्म होता है कि हमारे आंखों से हम नहीं देख पाते। सूक्ष्मदर्शी यंत्र के नीचे देखना पड़ता है। इट इज नॉट विजिबल टू ह्यूमन आइज। इसलिए मिट्टी कणों के समूह होते हैं। ये एक मिट्टी कणों का समूह है, ये दूसरा मिट्टी कणों का समूह है, ये तीसरा समूह है। दीज आर द सॉइल पार्टिकल एग्रीगेट्स। ये समूह है और 2 समूह के बीच में क्या है? हाँ, खाली जगह है। क्या है? खाली जगह। उसको कहते हैं वैक्यूल्स, पोर स्पेसेस, खाली जगह है। तो जैसे ही बारिश का पानी आएगा, प्रति सेकंड 30 फीट गति से आएगा, जैसे भूमि को स्पर्श करेगा, इन खाली जगहों में से वो नीचे रिसाव होगा और सारा बारिश का पानी इन खाली जगहों से रिसकर भूमि अंतर्गत जल भंडार में समा जाएगा, जिसको भूजल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूजल कहते हैं। अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेस, भूजल। करोड़ों सालों से ये भूजल हमारे पृथ्वी के पेट में हमने समाया था। वो अगले पीढ़ियों के लिए पीने के पानी के लिए रखा था ईश्वर ने। और वही भूजल विकास के नाम पर, हरित क्रांति के नाम पर, ज्यादा से ज्यादा उपज देने के नाम पर आपने क्या किया? ट्यूबवेल खोदकर, आपने तो किया ना, ट्यूबवेल खोदकर वो उसको निकाल लिया। और अगले पीढ़ियों का पानी आपने बर्बाद कर दिया। अगली पीढ़ी क्या पिएगी? शराब पिएगी। शराब के लिए भी पानी चाहिए, कहां से लाएगी? अगली पीढ़ी के लिए हमारी कोई चिंता नहीं है। हम का हमारा देख रहे हैं, हम कैसे इसका बर्बादी करें साथियों। ठीक है, सारा बारिश का पानी इसमें संग्रहित होता है। ये जड़ें हैं, ये पेड़ है, ये जड़ें हैं। अब जब तक बारिश शुरू है वर्षा काल में, जड़ों को नमी मिलती रहती है। लेकिन मानसून लौट गया, बारिश समाप्त हुई, आकाश निरभ्र बन गया, कोई बादल नहीं है, धूप तप रही है। और क्या होता है? अब यहां आपकी जड़ें है और यहां भूजल है। बीच में बहुत सारा 25-30 फीट का, 50 फीट का फासला है, 100 फीट का भी फासला हो सकता है। अब मानसून खत्म हो गया, जड़ों को पानी चाहिए, जड़ों को नमी चाहिए, पानी बहुत नीचे है। अब ये नीचे का पानी ऊपर कैसे लाए?
ये नीचे का पानी ऊपर लाने का ठेका ईश्वर ने किसको दिया? केशाकर्षण शक्ति को दिया। कितनी अद्भुत माया है, केशाकर्षण शक्ति को दिया। जैसे मैं आपको बताऊंगा, अगर एक बोतल में आप तेल रखते हैं, है ना, और उस बोतल में एक कपास की बाती डालते हैं, बाती बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं आप? डालते हैं, तो तेल चढ़ते चढ़ते कहाँ जाता है? ऊपर तक। ये कौन काम करता है? केशाकर्षण शक्ति काम करता है ना। उसी तरह क्या होता है कि अक्टूबर महीने में धूप तपने लगती है, अभी अक्टूबर नवंबर में, सितंबर से लेकर, तो यहां का नमी हवा में उड़ जाता है, क्योंकि दरारें पड़ती है भूमि को धूप तपने से। अब यहाँ की नमी हवा में उड़कर जाने से यहाँ कम दबाव का निर्माण होता है, कम दबाव, डिप्रेशन पैदा होता है, क्योंकि वहाँ नमी नहीं है। तो कानून है ईश्वर का कि ज्यादा दबाव से कम दबाव की तरफ बहने लगता है, तो यहाँ का नमी यहाँ आता है उसको संतुलित करने के लिए। तो यहाँ की नमी यहाँ जाने से यहाँ कम दबाव निर्माण हुआ, तो नीचे की नमी यहाँ आती है। इस तरह ये भूजल से खो-खो की मैच चलती है, सारी नमी कहाँ तक आती है? ऊपर आती है। लेकिन कल हमने सिद्धांत देखा था कि जैसे जैसे हम भूमि के सतह से गहराई में जाओगे, क्या होता है? नीचे की मिट्टी क्या है? महासागर है, अन्नपूर्णा है ना। तो ये जो नमी भूजल की जब ऊपर आएगी तो इस नमी में ये नाइट्रेट घुल जाते हैं, नीचे का महासागर, फॉस्फेट घुल जाते हैं, पोटाश घुल जाते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट घुल जाते हैं, सारे पोषक तत्व घुल जाते हैं। और जब नमी ऊपर आती है केवल बाष्प ऊपर जाता है और नीचे का महासागर ऊपर लाकर जड़ों के पास डाल दिया जाता है, और जड़ों को सब कुछ मिल जाता है। बाहर से डालने की कोई आवश्यकता नहीं होती। जंगल में कोई डालता नहीं है, पौधों में कोई कमी नहीं है, क्योंकि व्यवस्था किसकी है? प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया सरकार की है? नहीं नहीं, किसकी है? ईश्वर की। ईश्वर की माया अद्भुत है, अद्भुत है। चमत्कारों से ईश्वर को मत देखे, चमत्कारों से ईश्वर को मत देखे। चमत्कारों के ऊपर एक कर्तृत्व शक्ति है ईश्वर की, वो आप देख रहे हैं कल से। ये अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत। साथियों, ये अभी आपको मालूम पड़ गया कि केशाकर्षण शक्ति से ये नीचे का महासागर ऊपर आकर जड़ों को 12 ही महीने साल भर नमी भी मिलती रहती है और खाद्य तत्व भी मिलता रहता। 3 साल अकाल, लगातार अकाल। दक्षिण भारत में जाइए, महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में, पश्चिमी महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, तेलंगाना का हिस्सा, रायलसीमा में, दक्षिणी तमिलनाडु में, या केरला के इडुक्की और 2-3 जिलों में भयावह अकाल। उत्तरी कर्नाटका में सारे जंगल, सारे पौधे सूख गए हैं, फसल सूख गई है, पीने के लिए पानी नहीं है, कुएं सूख गए हैं, तालाब सूख गए हैं, सारे जल स्रोत सूख गए हैं, बागवानी सूख गई है। लेकिन वही खेत के मेड़ पर जो पेड़ पौधा खड़ा है ना, वो हरा भरा है, फलों से लदा हुआ है। जंगल नहीं सूखे, जंगल के पेड़ पौधे भी मई महीने में हरे भरे हैं, फलों से लदे हुए। पानी तो नहीं दिया, पानी वहां भी नहीं है, पानी यहां भी नहीं है, लेकिन ये हरे है, हमारे मर गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है उन जड़ों को कहां से पानी मिला? हाँ, नीचे का पानी भंडार ऊपर आया। ये कौन है काम करने वाली? केशाकर्षण शक्ति। और प्राकृतिक विज्ञान कहता है कि किसी भी पेड़ पौधों को जितना खाद्य पोषक तत्व चाहिए उसका 80% पोषक तत्व कौन उपलब्ध करता है? केशाकर्षण शक्ति उपलब्ध करता है। इसकी महान कार्य उनका है। लेकिन कृषि विज्ञान को ये नहीं ठीक लगा। कृषि विज्ञान को लगा कि केशाकर्षण शक्ति अगर काम करने लगेंगी, सारे पोषक तत्व महासागर ऊपर आएगा, जड़ों को मिल जाएगा, जड़ों को मिल जाएगा तो किसान यूरिया फॉस्फेट खरीदने के लिए बाजार नहीं आएगा, तो हिंदुस्तान का पैसा हिंदुस्तान के बाहर। तो उन्होंने सोचा क्यों न ये गैप को बंद कर दे, ब्लॉक कर दे।
ताकि नीचे की नमी ऊपर न आए, बारिश का पानी भी नीचे न जाए, नीचे का महासागर खाद्य पदार्थ का ऊपर न जाए और पेड़ भूखे रहे, ताकि आप ऊपर से डालते रहे। इसके लिए कृषि विज्ञान ने आपको बताया रासायनिक खाद डालो ताकि ये सारे गैप बंद हो जाएंगे। आप बोलेंगे रासायनिक खाद का और इस खाली जगहों का क्या संबंध है? सीधा संबंध है। ये हरित क्रांति कैसी सुनियोजित षड्यंत्र है, ये आप सुन रहे हैं। सुनियोजित, प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी इज द ग्रीन रेवोल्यूशन। आप यूरिया डालते हैं, कितना प्रतिशत नाइट्रोजन है? 46% नाइट्रोजन है, ठीक है। बाकी की क्या है? 54% क्षार है। क्या है? क्षार है। कहाँ डिपॉजिट हुए? इसमें 46% नाइट्रोजन होता है यूरिया में, बाकी 54% फिलर्स है, क्षार है। और ये मिट्टी के कणों के बीच में खाली जगह, वहां फंस गए। यूरिया भूमि में डालने के उपरांत जब यूरिया को नमी मिलती है तो यूरिएज नाम के दलाल, एक मध्यस्थ विकर, उसका विघटन करते हैं यूरिया का, और विघटन से अमोनिया बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड महाजहरीले वायु हैं, भूमि के अंदर घूमते हैं, जीवाणु का नाश करते, ह्यूमस की निर्मित को रोकते हैं। साथियों, ये अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, इनका जब विशिष्ट स्थिति में दोबारा पानी के साथ संयोग होता है तो कार्बोनेट्स, अमाइड जैसे क्षार तैयार होते हैं, और वो क्षार भी इसी गैप में जमा होते हैं, इकट्ठा होते हैं। इसका मतलब है जब जब भी यूरिया डालते हो, भूमि में क्षार संग्रहित करते हो। भूमि में नमक आप संग्रहित करते हो। सुपर फॉस्फेट कितना प्रतिशत फॉस्फेट है? 16%। 84 क्या है? 84% क्षार है, नमक है। कहाँ डिपॉजिट हुए? इस गैप में। पोटेशियम सल्फेट 48%, पोटैश 52% क्या है? क्षार है, नमक है। कहाँ संग्रहित हुआ? इसमें ही संग्रहित हुआ। यानी जब जब भी आप रासायनिक खाद डालते, भूमि के अंदर नमक को संग्रहित करते हैं। और ये नमक सीमेंट कंक्रीट जैसा काम करता है। सीमेंट कंक्रीट, सीमेंट जैसे दो ईंटों को पक्का पकड़ता है, कितना भी खींचने की ताकत आप लगाए वो टूटता नहीं। उसी तरह ये जो नमक है, क्षार है, मिट्टी कणों को एक साथ बांध देता है, तो हमारी भूमि कैसी बनती है? कठिन बनती है। और आपका वो कौन, आपका वो औजार नहीं, हल क्या करता है? भांगड़ा डांस करता है ना, मत्थे पर भी लगता है, कभी कभी लगता है, इतनी जमीन तक। सीमेंट का अर्थ है ऊपर का नीचे नहीं, और नीचे का ऊपर नहीं। इसका मतलब है जब ये सीमेंट कंक्रीट बन जाती है तो बारिश का पानी नीचे नहीं जाता, इसमें नहीं समाता, और बारिश का पानी नहीं जाएगा तो ऊपर नहीं आएगा, केशाकर्षण शक्ति का काम बंद हो जाएगा। और साथ में साथियों, साथ में हमारी भूमि इतनी कॉम्पैक्ट बनेगी कि साधारण हल से हमारा जोताई नहीं होगी, हमें ट्रैक्टर लगाना पड़ेगा। पहले 35 HP का, बाद में 65 HP का, बाद में 100 HP का, बाद में 150 HP का, बाद में कुछ नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। सीमेंट कंक्रीट बन जाएगी। विनाश ही विनाश, विनाश ही विनाश। साथियों, इसका मतलब है कि अगर इस महासागर को हमें ऊपर लाना है, जड़ों को खिलाना है, ताकि बाहर से कुछ डालने की नौबत ना आए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो गैप बंद करने का काम करता है, कौन करता है? रासायनिक खाद। उसको क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। ये तो समझ में आया था, क्यों चालू कर दिया? कौन कौन करेगा बंद? कौन संकल्प लेगा कि ये पाप हम नहीं करेंगे, अत्याचार नहीं करेंगे माता पर? कुछ लोगों के हाथ नीचे है, क्या कारण है? कोई कंपनी के एजेंट बैठे हैं क्या यहाँ?
आपके हाथ नीचे है, क्या बात है स्वामी जी? इनके भी हाथ नीचे है, क्या बात है? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरा है चक्रवात, साइक्लोन्स। लिखिए, अगर बंगाल की खाड़ी में वर्षा काल में चक्रवात की निर्मित नहीं होती तो शायद हमें पीने के लिए पानी नहीं मिलता, सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता। यह चक्रवात जब उड़ीसा का किनारा लांघकर छत्तीसगढ़ से विदर्भ और उत्तर भारत में पहुंचता है, छत्तीसगढ़ में प्रवेश करके आगे विदर्भ, मध्य प्रदेश और उत्तर भारत में पहुंचता है, तो उत्तरी भारत में क्या मिलता है? बारिश का पानी मिलता है। तब उत्तरी भारत में बारिश होती है, लेकिन दक्षिणी भारत में बारिश नहीं होती, सूखा होता है। लेकिन अगर चक्रवात आंध्र प्रदेश को पार करके दक्षिण भारत में जाता है तो दक्षिण भारत में बारिश होती है, उत्तर भारत में बारिश नहीं होती। मानसून जब कृतिका नक्षत्र में, कृतिका नक्षत्र मालूम है आपको? मालूम है? हाँ, मई महीने में कृतिका नक्षत्र में हिंद महासागर में प्रवेश करता है, तो हिंद महासागर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से 700 घन मील 700 क्यूबिक माइल 700 घन मील पानी बाष्प के रूप में उठाता है। 700 cubic mile water vapor is accumulated by मानसून, बाष्प के रूप में उठाता है, उसके मेघ बनते हैं, बादल बनते हैं। 700 cubic mile बाष्प उठाते हैं ना, उसके क्या बनते हैं? बादल बनते हैं। और वो मेघ जब हमारे देश में आते हैं तो हमें क्या देते हैं? बारिश देते हैं। और जब वे मेघ हमारे राज्य में आते हैं तो हमें बारिश मिलती है। मई महीने के अंत में मानसून के प्रवेश काल के दरमियान बंगाल के खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र निर्माण होता है। बंगाल के खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र निर्माण होता है। क्षेत्र, कम दबाव का क्षेत्र, डिप्रेशन इज क्रिएटेड। उसी समय छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में और राजस्थान में भी कम दबाव का क्षेत्र तैयार होता है। ये नेचुरल प्रोसेस है, प्राकृतिक व्यवस्था है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी कम दबाव के क्षेत्र तैयार होते हैं। इसके प्रभाव से मई के आखिर में या जून के शुरू में दोपहर को अचानक बादल आते हैं। जून के शुरुआत में या मई के आखिर में दोपहर को अकस्मात बादल आते हैं ना, दोपहर को आते हैं, दोपहर को अकस्मात बादल आते हैं। तेज हवा, आंधी आती है बादल के साथ। आंधी से भूमि की धूल ऊपर उछलती है। उसी समय बादल एक दूसरे के टकराते हैं। बादल एक दूसरे से टकराते हैं। टकराने से क्या होता है? काय की आवाज आती है? हाँ, बिजली। हाँ, परिणाम स्वरूप बिजली बहुत तेज गति से आवाज करती है और फिर बारिश शुरू होती है। बारिश की बूंदों में हवा का नाइट्रोजन घुल जाता है। बिजली की वजह से
बारिश की बूंदों में हवा का नाइट्रोजन घुल जाता है। ये जो सूक्ष्म बूंदे हैं पानी की काय पर इकट्ठा होती है? उछाले हुए धूल के कणों पर इकट्ठा होती हैं, और जब बारिश के रूप में हमारे भूमि पर गिरती है, और जब बारिश के रूप में हमारे भूमि पर गिरती है तो साथ में नाइट्रोजन भी लाती है हवा का, साथ में घुला हुआ नाइट्रोजन भी लाती है, और उछाले हुए धूल कण के रूप में फॉस्फेट, पोटैश और अन्य पोषक तत्व भी लाती है। फॉस्फेट, पोटैश धूल कण के रूप में क्या लाती है? फॉस्फेट, पोटैश और अन्य पोषक तत्व भी लाती है, जिसका लाभ किसको मिलता है? हमारी फसल को मिलता है, जड़ों को मिलता है, जिसका लाभ हमारी फसल को मिलता है। इस तरह कुल नाइट्रोजन का 15% नाइट्रोजन, इस तरह कुल आवश्यकता का 15% नाइट्रोजन जड़ों को अपने आप मिल जाता है चक्रवात से। तो हमें क्या देता है चक्रवात? क्या देता है? एक तो बारिश का पानी देता है, क्या देता है? नाइट्रोजन देता है, फॉस्फेट, पोटैश भी देता है ना। और एक काम करता है, लिखिए, और ये चक्रवात पौधों की परीक्षा लेता है, और ये चक्रवात पेड़ पौधों की परीक्षा लेता है। प्रकृति का कानून है, ईश्वर का कानून है, बलवान को जीने का अधिकार है, दुर्बल को जीने का अधिकार नहीं। क्या कानून है? बलवान को जीने का अधिकार है, दुर्बलों को जीने का अधिकार नहीं। क्यों कानून बनाया भगवान ने? इसका कारण है क्योंकि अगर दुर्बल मानव अथवा पौधे जिएंगे तो उनकी आगे की नस्ल कैसे निकलेगी? हाँ, दुर्बल ही निकलेगी। हाँ, उनकी आगे की नस्ल और दुर्बल निकलेगी, और हो सकता है पूरा वंश खत्म हो जाए। ये हुआ है, इतिहास में ये हुआ है, और हो सकता है पूरा वंश खत्म हो जाए। लेकिन अगर बलवान जिंदा रहता है तो उसकी अगली नस्ल भी बलवान बनती है। लेकिन अगर बलवान जिंदा रहता है तो अगली नस्ल भी बलवान बनती है, जिससे वंश चलता रहता है। जिससे क्या होता है? वंश चलता रहता है। मैंने इसका भी अभ्यास किया क्योंकि मैं जांचना चाहता था कि ये कानून भगवान ने क्यों बनाए। तो फिर मैंने कुछ प्रयोग किए। क्या किया? कपास की खेती होती है हमारे विदर्भ में, तो जो बलवान पौधे थे कपास के, बलवान सशक्त, जिसको कोई कीड़ नहीं थे, बीमार नहीं थी, उसका कपास अलग निकाला, उसका बीज अलग निकाला, 1 एकड़ में वो बो दिया। और जो दुर्बल पौधे थे, जिसको कीट आती थी, बीमारी आती थी, बोंडी कम थी, उसके बीज अलग निकाले और उसको बो दिए। मालूम पड़ा कि जो बलवान पौधों के बीज है वो बोए, वहां 30 से 40% उपज कितनी मिली? ज्यादा मिली। तो वहां कीट नहीं आए, बीमारी नहीं आई। लेकिन जो दुर्बल बोए थे वहां बीमारी आई, वहां कीट आए, नुकसान हुआ, उपज भी घटी। इसका मतलब है कि चक्रवात क्या करता है? आपकी परीक्षा लेता है। कौन सा पौधा बलवान है वही टिकना चाहिए, दुर्बल है उसको क्या करना है? गिरना ही चाहिए। ये परीक्षा लेता है, ये बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक। सौभाग्यवश तमिलनाडु में बहुत बड़ा चक्रवात आया था पांडिचेरी के दर में। उस समय मैं चेन्नई में था और बहुत नुकसान हुआ था। तो हम देखने गए कि पांडिचेरी में हमारे जो किसान जीरो बेड खेती कर रहे हैं, वहां के नारियल के पौधे गिर गए क्या, रासायनिक वालों की क्या हालत है। तो जाकर चमत्कार देखा
कि रासायनिक वालों के नारियल गिर गए हैं, पौधे गिर गए, हमारे खड़े। क्यों? क्योंकि बलवान है। वो क्या है? बलवान, बलवान। तो साथियों, ये होता है, ये होता है। आप चमत्कार देखोगे, आपका रासायनिक गेहूं खड़ा है, हमारा नैसर्गिक प्राकृतिक गेहूं खड़ा है। चक्रवात आया, आंधी आई, तो आपका गेहूं क्या होता है? गिर जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। हमारा गिरेगा लेकिन दूसरे दिन खड़ा हो जाएगा और बोलेगा चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं हूं ना। ये हुआ है। हाँ देखो, यही राइट, ये होता है, ये होता है। आप देखोगे अभी YouTube पर हमने अपलोड किए हैं बहुत सारी वीडियोस, आप डाउनलोड करें, आप घर में देख सकते हैं कि यहाँ का वो पोमग्रेनेट को क्या है, अनार, रासायनिक अनार के पौधे सूख गए। मराठवाड़ा की अभी बता रहा हूँ, विशाल, वहाँ बहुत गहरी अकाल है 2 साल से। वहाँ के पौधे सूख गए रासायनिक के, वहाँ के मौसम्बी के पौधे सूख गए, वहाँ का सोयाबीन सूख गया, वहाँ का गन्ना सूख गया, वहाँ का कपास सूख गया पड़ोस में। और 0 बजट का कपास खड़ा था, 0 बजट का गन्ना खड़ा है, हरा भरा है, सोयाबीन खड़ा है, सब कुछ खड़ा है, अनाज भी खड़ा है, और उसको फल लगे। क्योंकि हमने क्या किया? पौधों को क्या किया? बलवान किया। और आपने क्या किया? दुर्बल कर दिया। अगर रासायनिक खेती से पौधे दुर्बल होते हैं, नपुंसक बनते हैं, तो रासायनिक खेती से जो पैदा हुआ वो खाने से मानो क्या होगा? होगा ना? क्यों खाते हो? क्यों खाते हो? क्यों उगाते हो? क्यों लोगों को खिलाते हो? गलत है, गलत है। तो साथियों, चक्रवात की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर चक्रवात नहीं होता तो हमें पीने के लिए पानी, सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता। बहुत अहम भूमिका है, बहुत अहम भूमिका है। ये जो 3 पद्धति हमने देखी कि भूमि से जड़ें उठाती हैं, शरीर में संग्रहित करती हैं, जब हम उसका आच्छादन करते हैं, बिछावन करते हैं और वो विघटित होता है ह्यूमस के रूप में, तो सारा भूमि से लिया हुआ कहाँ इकट्ठा होता है? भूमि में लौटा देते हैं, ऊपर से डालने की नौबत नहीं। दूसरा देखा है केशाकर्षण, नीचे का महासागर है ना, ये महासागर ऊपर लाने का काम केशाकर्षण शक्ति करते हैं, और साथ में पानी भी लाते हैं, और जड़ों को 12 महीने क्या देते हैं? पानी और पोषण देते हैं। हमें ऊपर से सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं। और तीसरा हमने देखा चक्रवात सारे पोषण तत्व उसको मिला देते हैं, उपलब्ध करते हैं, साथ में पौधों को क्या करते हैं? बलवान बनते, उसकी जांच करते हैं। समझ में आ गया? और चौथा लिखिए, देशी केंचुओं की गतिविधियां। देशी केंचुओं की गतिविधियां क्या बोलते हैं केंचुओं को आप? हाँ, गेंदवा, गेंडवा, गेंडवा ना, बोल रहे गेंडवा। ओके ओके। और क्या कहते हैं? हिंदी में अर्थवर्म कहते हैं ना, क्या कहते हैं? हिंदी में अर्थवर्म कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? गेंदुआ कहते हैं ना। ठीक ठीक, लिखिए, अगर देशी केंचुए नहीं होते तो शायद जंगल खड़े नहीं होते। अगर देशी केंचुए नहीं होते तो शायद जंगल खड़े नहीं होते, हमारी फसल भी हम नहीं ले पाते। पेड़ पौधों की वृद्धि में, बढ़ने में, और भूमि को बलवान बनाने में देशी केंचुओं की अहम भूमिका होती है। और भूमि को बलवान बनाने में देशी केंचुओं की अहम भूमिका होती है। वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए, वर्मी कंपोस्ट, केंचुओं का खाद, वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए
जो जंतु इसिनोफिलिडा का उपयोग किया जाता है, जो जंतु आइसिनोफिटिडा का उपयोग किया जाता है, आइसिनियोफिटिडा, उसको हिंदी में कह सकते हैं राक्षस जंतु, आइसिनोफिटिडा, आइसिनियोफिटिडा, वो वास्तव में केचुआ नहीं है। ये गुमराह कर रहे कुछ वैज्ञानिक और एनजीओ और जैविक खेती के प्रचारक कि वो केचुआ है। वास्तव में केचुआ नहीं है, क्योंकि केचुओं के कुल 16 लक्षण होते हैं, क्योंकि केचुआ के कुल 16 लक्षण होते हैं। उन 16 लक्षणों में से एक भी लक्षण, 16 में से एक भी लक्षण उस जंतु में नहीं है, इसिनोफिटिडा में नहीं है। जैसे अंग्रेजी में केचुओं को अर्थवर्म कहा जाता है, अंग्रेजी में केचुआ को अर्थवर्म कहा जाता है। इसका मतलब है जो मिट्टी खाता है वही केचुआ है। ये आइसिनोफिटिडा मिट्टी नहीं खाता, गोबर खाता है। ये आइसिनोफिटिडा मिट्टी नहीं खाता, गोबर खाता है, केचुआ नहीं है। नंबर 2, जो भूमि को अनंत करोड़ छेद करता है, जो भूमि को अनंत करोड़ छेद करता है और उन छेदों में से बारिश का पूरा पानी भूमि में संग्रहित करता है, उन छेदों में से बारिश का पानी पूरा भूमि में संग्रहित करता है, वो केचुआ है। आइसिनोफिटिडा भूमि में छेद नहीं करता, भूमि के सतह पर काम करता है, सतह पर काम करता है, ऑन द सरफेस ऑफ द सॉइल दे आर एक्टिवेटेड, भूमि के सतह पर काम करता है। केचुआ नहीं है, केचुआ नहीं है। जो खाने को नहीं मिला तो भाग नहीं जाता, भूमि के अंदर जहां नमी है समाधि लेकर सो जाता, वो केचुआ है। जो खाने को नहीं मिला तो भाग नहीं जाता, भूमि के अंदर जहां नमी है वहां समाधि लेकर सो जाता है, वो केचुआ है। लेकिन इसिनोफिटिडा खाने को नहीं मिला तो पड़ोस के खेत में तुरंत भाग जाता है, अर्थात केचुआ नहीं है। 4, राजस्थान के रेगिस्तान में 52° तापमान में भी 52° तापमान में भी देशी केचुए भूमि के अंदर काम करने रहते हैं। देशी केचुए भूमि के अंदर जहां नमी है, ठंडक है, वहां काम करते रहते हैं। लेकिन इसिनोफिटिडा अगर तापमान 28° के ऊपर चढ़ने लगता है तो जिंदा नहीं रहता, उसको मरना ही है। वो जिंदा नहीं रह सकता, उसको मरना ही है। इसलिए उसको एसी में रखना पड़ता है। काय में रखना पड़ता है? एसी में, एयर कंडीशन में रखना पड़ता है। बाप को एसी नहीं, उसको एसी है ना, एसी में रखना पड़ता है। इसका मतलब है ये केचुआ, केचुआ माने देशी केचुआ। लिखिए, केचुआ माने देशी केचुआ। देशी केचुआ भूमि को अनंत करोड़ छेद करता है
जब वह भूमि में प्रवेश करता है तो खाते खाते गहराई में जाता है, तो खाते खाते गहराई में जाता है और खाते खाते वापस दूसरे छेद में से ऊपर लाता है और खाते खाते ही दूसरे छेद में से ऊपर आता है। जिस छेद में से अंदर गया, केचुआ जिस छेद में से अंदर गया, केचुआ जिस छेद में से अंदर गया, उस छेद में से ऊपर नहीं आता, पुनर्प्रवेश नहीं करता, दूसरा छेद करके ऊपर आता है। और जब दोबारा प्रवेश करता है तो नया छेद करके अंदर घुसता है और नया छेद के ऊपर आता है। जब वो पुनर्प्रवेश करता है तो नया छेद खोद कर नीचे जाता है और वापस लौटता है तो और दूसरे छेद में से ऊपर आता है। हर बार क्या करता है वो? एक नया छेद तैयार करता है। इस तरह 24 घंटे नीचे ऊपर है ना, जाते आते रहता है। हाँ, 15 फीट तक जाता है, जहां तक नरम है वहां तक जाता है, गहराई में चला जाता है, नीचे ऊपर और भूमि को अनंत करोड़ छेद करता है। कितना करता है? भूमि को लिखे, अनंत करोड़ छेद करता है। जब केचुआ नीचे ऊपर जाता है तो अपने शरीर में से, जब केचुआ नीचे ऊपर जाता है तो अपने शरीर में से एक द्रव पदार्थ, अपने शरीर में से द्रव पदार्थ निकालकर छेदों के दीवारों पर लिप देता है, छेदों के दीवारों पर लिप देता है ताकि छेद वही के वही रहे, छेद खत्म न हो, कैसे रहे? मजबूत रहे। उस द्रव पदार्थों को वर्मी वाश कहते हैं। उस द्रव पदार्थ को वर्मी वाश यानी केचों का पानी कहते हैं, केचों का पानी कहते हैं। इसमें सारे पोषक तत्वों के साथ साथ, इसमें सारे पोषक तत्वों के साथ साथ कुछ संयोग भी होते हैं, कुछ संजीवक भी होते हैं, हार्मोन्स भी होते हैं जो जड़ों को आवश्यक होते हैं। कुछ हार्मोन्स भी होते हैं जो जड़ों को आवश्यक होते हैं, संजीवक। ठीक है। जब केचुए नीचे ऊपर जाते हैं तो खाते खाते आते हैं। देखिए, जब केचुए नीचे ऊपर जाते आते रहे तो खाते खाते जाते हैं, खाते खाते ऊपर आते हैं। क्या खाते हैं? गहराई की मिट्टी खाते हैं। लिखिए, गहराई की मिट्टी खाते हैं, महासागर खाते हैं। गहराई की मिट्टी क्या है? महासागर है। हमने देखा ना, अन्नपूर्णा है, वो गहराई का महासागर खाते हैं। कच्चा पत्थर खाता है, हाँ, मुरुम, रॉक मटेरियल, कच्ची चट्टान खाता है। हाँ, साथ में बालू भी खाते हैं। बालू, रेती, क्या बोलते हैं आप? सैंड, रेत कण खाते हैं। चूने के पत्थर भी खाते हैं, चूने के पत्थर भी खाते हैं। साथ में भूमि में फसलों को बीमारी पैदा करने वाले जो राक्षस जंतु होते हैं उनको निगल कर नाश करते हैं, उनका नाश करते हैं। उल्टा इसके विपरीत भूमि में जो उपयुक्त जीवाणु होते हैं, बेनिफिशियल इफेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उपयुक्त क्या कहते हैं आप? लाभकारक, लाभदायी जीवाणु होते हैं। उनको
अपने पेट में लेते हैं, भूमि में से अपने पेट में लेते हैं, उनको सचेतन बनाते हैं, बलवान बनाते हैं, ऊर्जा समृद्ध बनाते हैं और विष्ठा के माध्यम से ऊपर लाकर डालते हैं जड़ों के पास, और विष्ठा के माध्यम से ऊपर लाकर जड़ों के पास डालते हैं। उनके शरीर में एक जैव संयंत्र होता है, जैव संयंत्र, बायो रिएक्टर, यानी आपके भाषा में ग्राइंडर होता है, मिक्सर होता है। आपकी भाषा में क्या है? ग्राइंडर होता है। जो खाया उसका क्या होता है? मिक्स होता है। जो खाया उसका पूरा चर्वण होता है और विष्ठा के रूप में ऊपर लाकर डाल दिया जाता है, और अंत में विष्ठा के रूप में ऊपर लाकर डाल दिया जाता है। देखिए, ये सारा महासागर कहां से लिया? भूमि के अंदर से लिया है ना। पेट में क्या किया? उसको संस्कारित किया और विष्ठा के माध्यम से कहाँ लाकर डाल दिया? जड़ों के पास ऊपर लाकर डाल दिया। यानी चेन्नई का माल कहाँ? हरिद्वार में। मुंबई का माल हरिद्वार में। कलकत्ता का माल हरिद्वार में। यानी सारा महासागर ऊपर जड़ों के माध्यम, विष्ठा के माध्यम से लाकर डाल देते। लिखिए, केचों की विष्ठा में, केचों की विष्ठा में मिट्टी से 7 गुना ज्यादा नाइट्रोजन होता है। 7 गुना ज्यादा नाइट्रोजन होता है, 7 times more नाइट्रोजन देन द सॉइल। 9 गुना ज्यादा फॉस्फेट होता है, 9 times more फॉस्फेट देन द सॉइल। 11 गुना ज्यादा, 11 times more पोटैश। 11 गुना ज्यादा क्या होता है? पोटास होता है। पोटैश को क्या बोलते हैं हिंदी में? पालाश कहते हैं उसको, पालाश। क्या कहते हैं? पलाश, पालाश। ये संस्कृत शब्द है। हमारे पास शब्दों का बहुत भंडार है, विशाल भंडार है। अंग्रेजी के पास शब्द नहीं है, बहुत बेकार भाषा है, दरिद्री भाषा है। हर अंग्रेजी का हमने हिंदी शब्द का उपयोग करना ही चाहिए, विकल्प देना ही चाहिए। उसको पालाश कहते हैं, फॉस्फेट को स्क्रोथ कहते हैं। बात अलग है, आपको मालूम नहीं है, ठीक है, ठीक है। लिखिए, क्या लिखा? हाँ, 6 गुना ज्यादा कैल्शियम होता है, 6 times more कैल्शियम देन द सॉइल। 6 गुना ज्यादा कैल्शियम होता है। 8 गुना ज्यादा मैग्नीशियम होता है, 8 times more मैग्नीशियम देन द सॉइल। 8 गुना ज्यादा मैग्नीशियम मग्न। 10 गुना ज्यादा गंधक होता है। गंधक को क्या कहते हैं आप? हाँ, हिंदी में सल्फर कहते हैं। और 10 गुना ज्यादा सल्फर होता है, गंधक होता है। इस तरह सारे पोषक तत्व अनेक गुना मात्रा में होते हैं। इस तरह सारे पोषक तत्व अनेक गुना मात्रा में होते हैं। इसका मतलब क्या है कि केचों की विष्ठा क्या है? खाद्य पोषक तत्वों का क्या है? महासागर है ना, महासागर। देखिए, जब केचुए निरंतर काम करते रहते हैं तो उनको कार्य करने के लिए एक विशिष्ट परिस्थिति की, यानी सूक्ष्म पर्यावरण, इसलिए सूक्ष्म पर्यावरण की आवश्यकता होती है। बस, दैट इज द करेक्ट वर्ड। सूक्ष्म पर्यावरण की आवश्यकता होती है। अगर यह सूक्ष्म पर्यावरण है तो काम करते हैं, अगर सूक्ष्म पर्यावरण है तो काम करते, नहीं तो काम नहीं करते। इसका मतलब है अगर उनको 24 घंटे काम में लगाना है तो क्या करना होगा? सूक्ष्म पर्यावरण निर्माण करना होगा। तो सूक्ष्म पर्यावरण निर्माण करना होगा। देखिए, सूक्ष्म पर्यावरण माने क्या? हाँ, सूक्ष्म पर्यावरण
माइक्रो क्लाइमेट, सूक्ष्म पर्यावरण, पर्यावरण माइक्रो क्लाइमेट। लिखिए, भूमि के सतह पर दो पौधों के बीच में जो हवा संचारित होती है, जो हवा संचारित होती है, उस हवा का तापमान 24 से लेकर 32 अंश शतांश होना चाहिए। हवा में नमी 65 से लेकर 72% होनी चाहिए, 65 to 72%। और भूमि के अंदर अंधेरा और वापसा होनी चाहिए। अंधेरा और वापसा मैं लिख कर देता हूं। वापसा मैं बाद में बताऊंगा वापसा क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण टर्म है। वापसा, वापसा होना चाहिए। इस सूक्ष्म पर्यावरण निर्माण करने के लिए केवल एक ही काम करना है, केवल एक ही काम करना है। भूमि के सतह पर पेड़ पौधों के दो कतारों के बीच, कतार ही बोलते ना, क्या बोलते, बिछावन बिछाना है। काष्ठ पदार्थ का, फसलों के अवशेषों का क्या करना है, बिछावन बिछाना है। जैसे ही हम बिछावन बिछाते हैं, देखिए, जैसे ही हम बिछावन बिछाते हैं, अपने आप सूक्ष्म पर्यावरण निर्माण होता है, अपने आप सूक्ष्म पर्यावरण निर्माण होता है और केचुए काम करने चालू करते और केचुए काम में लग जाते। देखिए, ये नीचे का क्या है, महासागर। अब केचुओं ने छेद किया, ये नीचे का महासागर खा लिया और ऊपर लाकर क्या डाल दिया, विस्टा, विस्टा ही बोलते हैं ना, विस्टा डाल दिया। यानी नीचे का महासागर कहां आ गया, जड़ों के पास आ गया, है ना, जड़ों के पास आ गया। जब प्रवेश किया, डाल दिया, जिस छेद में से ऊपर आया उस छेद में से ऊपर नीचे नहीं जाएगा। क्या किया, नया छेद किया, है ना, और वापस आया तो दूसरे छेद में से ऊपर आया और डाल दिया। ऐसे निरंतर नीचे ऊपर अनंत करोड़ छेद किए और इन छेदों में से क्या हुआ, बारिश का पानी पूरा भूमि में संग्रहित हो गया। एक बूंद भी बाहर नहीं जाती, एक बूंद भी नहीं जाती। मेरे मन में भी आशंका थी कि ये सरकारें, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें और एनजीओ, करोड़ों रुपए देश विदेश के फंड्स लाकर वर्षा जल का प्रबंधन करते, यानी वाटरशेड मैनेजमेंट का काम करते। करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहे हैं। क्या प्रकृति के पास कोई व्यवस्था नहीं होगी? हमारे महाराष्ट्र में महाबलेश्वर एक ठंड हवा का एक स्थल है ना, महाबलेश्वर नाम सुना है? 6000 मिलीमीटर बारिश होती है। कितनी? 6000। यानी आपके यहां जितनी बारिश होती है उसकी 10 गुना ज्यादा जुलाई अगस्त में। और वो सारा जंगल है। 21-22 जुलाई के मैं वहां गया 6 साल पहले। मैं देखना चाहता था कि घनाघाती बारिश हो रही है तो पानी बहकर जा रहा है या अंदर जा रहा है। और मैंने देखा घनाघाती बारिश हो रही थी लगातार 3 दिन से, लेकिन एक बूंद भी बाहर नहीं गई, सारी अंदर चली गई। क्यों? किसने काम किया? केचुए ने किया। इसका मतलब है अगर सरकार का एक पैसा भी न लेते हुए सारा वर्षा जल, बारिश का पानी भूमि में संग्रहित करना है तो हमें किसको काम में लगाना पड़ेगा? केचुओं को काम में लगाना पड़ेगा। यानी केचुआ वर्षा जल प्रबंधन भी करता है, साथ में महासागर ऊपर लाकर जड़ों को खिलाता भी है और भूमि की सुरक्षा भी करता है। कौन सा चाहिए?
ये केचुआ चाहिए कि वो महाराक्षस चाहिए? कौन सा चाहिए? ये चाहिए, वो नहीं चाहिए। गवर्नमेंट ने आपको पैसा दिया तो भी नहीं चाहिए। भीख मंगा किसान नहीं है। सब्सिडी नहीं चाहिए। सब्सिडी क्या होती है? सब्सिडी होती है। क्या होती है? सब्सिडी होती है। सब्सिडी कितने लोग रहे नहीं चाहिए करने वाले? हाँ, भिखारी बन रहे। किसको नहीं चाहिए सब्सिडी? कौन है वो पुरुषार्थी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे किसान भीख मंगा है क्या? भीख दे रहे उसको? वो तो दाता है, दूसरे को देता है, ज्यादा देता है। ये सब्सिडी खतरनाक है। यही सब्सिडी ने सब विनाश कर दिया है। हम किसी से कुछ नहीं लेंगे। हम कौन है? हाँ, हम राजा है। हम कौन है? राजा। जनता कौन है? राजा है। क्यों भीख ले किसी से? तो साथियों, इस तरह ये केचुओं को हमें काम में लगाना है। तो केचुओं को काम में लगाना है तो उसके लिए जो सूक्ष्म पर्यावरण चाहिए वो अपने आप कैसे निर्माण होता है? जब हम भूमि के ऊपर आच्छादन करते हैं। समझ में आ गया? आ गया। अब 5 मिनट का ब्रेक लेंगे जलपान के लिए और तुरंत वापस आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।